कहानी की शुरुआत में हम ई को देखते हैं जो अपना वायलिन प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसकी मॉम वहां आ जाती है जो बहुत परेशान थी क्योंकि आज उनकी डिलीवरी गर्ल ने छुट्टी कर लिया था और उन्हें बहुत से काम करने थे। अपनी मॉम को परेशान देखकर ई उनकी मदद करने के लिए मॉर्निंग शिफ्ट संभालने का तय करती है। उसकी मॉम ये सुनकर बहुत खुश होती है, पर तभी वहां उसकी ग्रैंडमा आ जाती है जो उसे बताती है कि आज कैबेज डे है, जिसका मतलब था कि आज के दिन कैबेजेस सबसे सस्ते मिलते थे जिन्हें वो अपने डम्पलिंग्स में यूज करते थे। ई सोचती है कि वो इस काम को भी अकेले ही कर सकती है और इसके लिए मान जाती है। तभी वहां उसे कुछ हलचल नजर आती है जिसे देखने पर उसे पता चलता है कि वो मोर्टी का बेबी मिनी मोर्टी था जो शरारत कर रहा था। उसके शरारतों से ई के साथ उसके दोस्त भी परेशान हो चुके थे और असल में मोर्टी अपने इस बच्चे को छोड़कर कहीं चली गई थी, इसलिए अब उनके लिए इस बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस वजह से वो मोर्टी को ढूंढने का प्लान करते हैं ताकि वो मिनी को सेफली उस तक पहुंचा सके। जिन अपने डिवाइस से ये पता कर सकता था कि मोर्टी जैसे क्रिएचर्स किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते थे और इस तरह से वो उस तक पहुंच सकते थे। पर तभी ई को अपनी मॉम का मैसेज आता है और उसे डिलीवरी के काम से वहां से जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद जिन मिनी की जांच करता है जिससे उसे पता चलता है कि उसके पास भी अपनी मॉम की तरह ही इनविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज थी, पर अब वो उनके हाथ से निकलता जा रहा था। इसलिए ई को जब इस बारे में पता चलता है तो वो मिनी को अपने साथ ही डिलीवरी के काम से लेकर चली जाती है और जिनको मोर्टी का पता लगाने को कहती है, पर तेज गति के कारण मिनी को परेशानी हो रही थी, इसीलिए वो स्पीड कम कर देती है। वो जब अपने कस्टमर के घर उनकी डिलीवरी देने पहुंचती है तो सारे डम्पलिंग्स मिनी के कारण खराब हो चुके थे। इस तरह से ई डिलीवरी के काम को सही से नहीं कर पाती और उसकी मॉम भी उसके काम से खुश नहीं होती। इसलिए घर पहुंचकर वो मिनी को एवरेस्ट के हवाले कर देती है क्योंकि इसके बाद उसे कैबेजेस लेने जाना था। कैबेजेस लेकर जब वो घर वापस लौटती है तो एवरेस्ट को शॉप में छुपा हुआ देखती है जो मिनी के शरारतों से तंग आकर वहां छुपा हुआ था। तभी वहां ग्रैंडमा आने वाली होती है, पर ई उन्हें कैबेजेस से डिस्ट्रैक्ट करके एवरेस्ट को वहां से निकाल देती है। पर अपने आज के बिजी स्केड्यूल के कारण ई अपने वायोलिन क्लास के लिए लेट हो जाती है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, पर अपनी मॉम के समझाने के बाद उसे अच्छा लगने लगता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाती है पर वहां वो देखती है कि सभी मिनी के रोने से परेशान हो चुके थे। उनके काफी कोशिश के बाद भी वो शांत नहीं हो रहा था, पर ई के वायलिन की आवाज से वो शांत हो जाता है। उतने में ई की आंख लग जाती है और आंख खुलने पर वो देखती है कि मिनी वहां से कहीं जा चुका था। इससे उन्हें उसकी बहुत चिंता होने लगती है। तब एवरेस्ट उन्हें बताता है कि वो मिनी से तंग आ चुका था, इसलिए उसने मिनी को मोर्टी के सलाइवा से कवर कर दिया था। इस वजह से अब वो इनविजिबल हो चुका था और किसी को नजर नहीं आ रहा था। एवरेस्ट की नादानी के लिए ई उसे माफ तो कर देती है, पर अब उन्हें मिनी का भी पता लगाना था, इसलिए वो अलग अलग होकर स्ट्रीट में उसे ढूंढने लगते हैं। तभी जिनको अपने ग्लासेस की मदद से मिनी के बारे में पता चल जाता है और असल में वो बस उसकी मोल्टेड स्किन थी क्योंकि वो बड़ा हो रहा था। तभी उन्हें मिनी नजर आता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर अपनी शरारतों के कारण वो उनके हाथ नहीं आता। तब पेंग उनकी मदद करता है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मिनी को अपने पास बुला लेता है। इसके बाद जिन उसकी मॉम तक पहुंचाने के लिए उसके हैबिटेट का पता लगाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि मोर्टी कहां रहता है। इसके बाद वो सभी मिनी को उसके पास पहुंचाने के लिए निकल जाते हैं, जहां उन्हें एक जंगल में मोर्टी अपने बाकी बच्चों के साथ नजर आता है। मोर्टी अपने उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। बाकी बच्चे भी ई और उसके दोस्तों से मिलकर काफी खुश होते हैं। काम पूरा होने के बाद वो घर आ जाते हैं। इस दौरान हम मिंटिकॉन्स को देखते हैं जो सुगरकेन को फीड किया करते थे। वहीं बाहर पेंग और एवरेस्ट जिस दौरान बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं तभी उनकी बॉल ग्रैंडमा के पास चली जाती है। पेंग जब उनसे बॉल वापस लेने जाता है तो वो उसे डांट लगाती है और उसे कहती है कि जब वो 12 साल का हो जाएगा तो उसे बहुत सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि हर 12 साल बाद हमारा जोडियक ईयर आता है जो पूरा साल बैड लक से भरा होता है। पेंग ये सुनकर बहुत घबराने लगता है। तब उसे अपने बैड लक से बचने के लिए ग्रैंडमा उसे एक लकी स्ट्रिंग देती है और उसे कहती है कि इसे अपने कलाई पर बांधने से हर तरह की नेगेटिव एनर्जी तुमसे दूर रहेगी। पेंग उनकी बात मान लेता है, पर क्योंकि अब उसे अपने बास्केटबॉल कोर्ट के लिए देर हो रही थी, इसलिए वो सीधे वहां पहुंच जाता है जहां उसके फ्रेंड्स और कोच इकट्ठा हुए थे। पेंग उम्मीद करता है कि ग्रैंडमा के दिए उस स्ट्रिंग को अपने कलाई पर बांधने से वो हर तरह के मिसफॉर्चून से दूर रहेगा, और इसके बाद भी बैड लक उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो गेम में बहुत बेकार परफॉर्म करता है। स्पोर्ट खत्म होने के बाद वो ग्रैंडमा के पास अपनी परेशानी बताने आता है। उसकी बात सुनने के बाद वो उसे एक ऑल्टरनेटिव तरीका बताती है और उसे नंबर 4 और उससे रिलेटेड हर तरह की चीजों को अवॉइड करने को कहती है क्योंकि नंबर 4 डेथ और मिसफॉर्चून से जुड़ा हुआ था। वही हम आई को देखते हैं जो वायोलिन प्रैक्टिस कर रही होती है।
तभी वो देखती है कि सारे मिंटिकॉन्स बाहर आ चुके थे। असल में वो अब स्वीट डस्ट बनाकर बहुत बोर हो चुके थे, इसलिए कुछ नया एक्टिविटी ट्राई करना चाहते थे। ये उनकी बात समझ जाती है, इसलिए वो उन्हें एक्टिव रखने का एक नया सोल्यूशन निकलते हैं और उनके लिए एक ट्रैक तैयार करते हैं। इससे मिंटिकॉन्स काफी एक्टिव हो जाते हैं। वहीं अगले दिन पेंग ग्रैंडमा के बताएं बातों का पालन करता है और पूरे राउंड के दौरान जर्सी नंबर 4 के प्लेयर को अवॉइड करता रहता है। पेंग को यह तरीका बहुत कारगर लगता है, इसलिए वो ग्रैंडमा को शुक्रिया करने आता है और उनसे अपने लक को सुधारने के और तरीके पूछता है। इसके बाद ग्रैंडमा उसे एक एक करके बहुत तरह के उपाय बताती है, जिसे पेंग भी पूरे भरोसे के साथ फॉलो करता है और वो नोटिस करता है कि वो सारे उपाय उसके लिए कारगर साबित हो रहे थे और वो गेम में पहले से बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा था। और इस सब के कारण अब वो इतना अंधविश्वासी बन चुका था कि वो ग्रैंडमा की सारी बातें मानने लगता है और ई और जिन को भी अपने से दूर कर देता है, क्योंकि ग्रैंडमा के अकॉर्डिंग वो उसके ज़ोडिएक साइन के साथ कंपैटिबल नहीं थे। इससे ई को फिक्र होने लगती है कि पेंग बहुत ज्यादा अंधविश्वासी होने लगा है। वो एवरेस्ट से भी दूर चला जाता है, क्योंकि पेंग के अनुसार एवरेस्ट व्हाइट कलर यानी सिंबल ऑफ डेथ का प्रतीक था। ई को समझ आ जाता है कि पेंग को समय से पहले रोकना बहुत जरूरी है और हमें उसे एहसास करना होगा कि अंधविश्वास के कारण वो क्या बन चुका है। इसलिए वो और जिन एवरेस्ट के साथ पेंग के बास्केटबॉल कोर्ट जाते हैं और वहां छुपकर पेंग के सारे एक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ताकि वो उसे दिखा सके कि वो अपने स्किल्स को भूलकर पूरी तरह से सुपरस्टिशन पर डिपेंड हो चुका है। इस वजह से वो ऐसे चांस को भी मिस कर देता था जिसे वो इजीली स्कोर कर सकता था। इसका परिणाम ये होता है कि उसके खराब परफॉर्मेंस को देखकर कोच उसे अपकमिंग मैच के स्टार्टिंग टीम में इंक्लूड नहीं करते। इस वजह से पेंग निराश होकर वहीं बैठ जाता है। तब वहां ई और जिन आते हैं और उसे उसके प्रीवियस प्रैक्टिस की रिकॉर्डेड फुटेज दिखाते हैं। पेंग को यह देखकर समझ आ जाता है कि उसके सुपरस्टिशन का उस पर कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, इसलिए वो ये सब छोड़कर अपने स्किल्स पर भरोसा करने का तय करता है और फाइनली अपने फ्रेंड्स के साथ भी यूनाइट हो जाता है। भले ही पेंग फाइनल राउंड तक नहीं पहुंच पाता, और अगले दिन वो सभी टीम प्लेयर्स को चीयर करने पहुंचता है, जहां कोच उसे पैशनेटली चीयर करते देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी कोइंसिडेंटली एक प्लेयर एवरेस्ट को वहां छुपा हुआ देखकर अपना फोकस खो देता है, जिसके बाद कोच उसे पेंग की जगह रिप्लेस करने का तय करते हैं। इस बार पेंग बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और उसके कोऑर्डिनेशन से उसकी टीम जीत जाती है। इसके बाद हम फेंग को देखते हैं, जिसे मिस्टीरियसली कोई क्रिएचर उठा ले जाता है। इस बात से ई और उसके साथी अनजान होते हैं और ई मोर्टी और उसके बच्चों के साथ जंगल में होती है। तभी उसे सपना आता है कि शहर के ही एक हिडन गली में एक मिस्टीरियस मैजिकल क्रिएचर है जिसे उनकी मदद की जरूरत है। इसलिए वो उसका पता लगाने के लिए पेंग और जिन के साथ उस जगह पहुंचती है, पर वहां उसे कोई भी क्रिएचर नजर नहीं आता। और जब ई अपना वायोलिन प्ले करती है तो उससे 3 पैरों वाला एक टोड अट्रैक्ट होकर उनके पास आ जाता है। जिन और पेंग को वो टोड बिल्कुल भी मैजिकल नहीं लगता, पर फिर भी ई उसे वहां से ये सोच कर ले आती है कि वो उस टोड को वहां इस हालत में नहीं छोड़ सकते थे। दूसरी ओर हम उस मैजिकल फिश कोई को देखते हैं और उसे भी फेंग की ही तरह कोई मिस्टीरियस क्रिएचर उठा ले जाता है। दूसरी ओर ई और उसके दोस्तों को पता चलता है कि आज एक रिपोर्टर उनके रेस्टोरेंट को विजिट करने आने वाला था और अगर वो उनके सर्विस से इंप्रेस होता तो उसके लिखे गए आर्टिकल से उन्हें फ्री में प्रमोशन मिल सकता था। जिन ये बात सुनकर रेस्टोरेंट को प्रमोट करने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल करता है ताकि उसे रिपोर्टर से पॉजिटिव रिव्यू मिल सके। ग्रैंडमा पेंग के हाथ में उस टोड को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो उन्हें लक का प्रतीक मानती थी। वहीं छत पर जिस दौरान जिन अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है, तभी वो एक न्यू पेयर ऑफ शूज के बारे में बात करता है। तभी वो नोटिस करते हैं कि उसके शूज का नाम लेते ही टोड उसे एक न्यू पेयर ऑफ शूज प्रोवाइड कर देता है। इससे उन्हें समझ आ जाता है कि असल में टोड एक मैजिकल क्रिएचर ही है जो लोगों की विश को पूरी कर सकता था। ये देखकर ई डिसाइड करती है कि उसे टोड को भी बाकी मैजिकल क्रिएचर्स की ही तरह जल्द से जल्द घर पहुंचाना होगा। और आज रिपोर्टर विजिट के कारण वो काफी बिजी रहने वाली थी, क्योंकि उसे अपनी मॉम की मदद करनी थी। इसलिए वो टोड को जिन और पेंग के भरोसे छोड़ जाती है और उन्हें टोड से किसी भी तरह का विश ना मांगने को कहती है। दूसरी ओर रिपोर्टर मिस्टर ल्यू उनके रेस्टोरेंट को विजिट करने आ चुके थे, जिस वजह से ई को काम में लगना पड़ता है। तभी जिन उसके पास आता है और उसे अपना नया स्मार्टफोन दिखाता है जो उसने टोड से विश करके लिया था, और फिलहाल ई के बहुत बिजी होने के कारण वो टोड के पास नहीं जा सकती थी। जिन उसे सजेस्ट करता है कि अब तक हम मैजिकल क्रिएचर्स की मदद करते आए हैं और इस बार हमें मौका मिला है और हम टोड की मदद से खुद की हेल्प कर सकते हैं। दूसरी ओर पेंग ने अनजाने में टोड से बहुत सी चीजों का विश कर लिया था। जब ई को इस बारे में पता चलता है तो वो उसे रोकने आती है, पर पेंग उसे काम से ब्रेक लेकर रिलैक्स करने का सजेशन देता है और उसे टोड से अपनी मर्जी का विश मांगने को कहता है। तभी टोड उसे एक चेयर ग्रांट करता है
क्योंकि रेस्टोरेंट का चेयर टूट चुका था। ई उस चेयर को रखने का फैसला करती है और तय करती है कि वो टोड से और विश नहीं मांगेगी। पर जैसे जैसे वो रेस्टोरेंट में जरूरत की चीजों की चाहत करती है, वो उसे आसानी से पूरा करने के लिए टोड से विश कर लेती है। इस तरह से उसका काम तो बहुत आसान हो जाता है, पर वो सभी इस बात से अनजान थे कि वो टोड के पावर का मिसयूज करने लगे थे। और जब ई मिस्टर लियू को सर्व करने के लिए टोड से डंपलिंग विश करने आती है, तो टोड बेहोश होकर वहीं गिर जाता है, क्योंकि असल में उनके इतने सारे विशेस को पूरा करने के कारण टोड अपनी सारी एनर्जी खो चुका था। ई सोचती है कि एवरेस्ट इससे कम्युनिकेट करके पता कर सकता है कि टोड को क्या हुआ है, पर वो नोटिस करती है कि एवरेस्ट वहां नहीं था। जब वो उसे ढूंढते हुए रेस्टोरेंट में जाती है, तो उसकी मॉम उसे मिस्टर लियू को सर्व करने के लिए डंपलिंग्स मांगती है। पर तभी एक अननोन ओल्ड लेडी मिस्टर लियू को अपनी स्पेशलिटी सर्व करती है। तो उसे देखकर ई समझ जाती है कि असल में ये एवरेस्ट ही है जिसने ओल्ड लेडी का गेटअप बनाया है, इसलिए वो बहाना बनाकर उसे वहां से लेकर चली जाती है। एवरेस्ट भी टोड के विश के कारण ही ओल्ड लेडी में ट्रांसफॉर्म हुआ था। वहां एवरेस्ट को टोड से कम्युनिकेट करके पता चलता है कि उसे ब्रेक की जरूरत है, इसलिए उसे रिलैक्स करने के लिए ई वायलिन प्ले करती है। इससे धीरे धीरे उसके विशेस रिवर्स हो जाते हैं और इसके बदले वो वापस से पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। ई प्लान करती है कि हम टोड को उसके घर वापस भेजने के लिए उसी के विश का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ई और एवरेस्ट की मदद से फाइनली वो इसमें कामयाब रहते हैं और टोड जहां से बिलोंग करता था वहां वापस चला जाता है। रेस्टोरेंट में आने पर उन्हें पता चलता है कि मिस्टर लियू उनके सर्विस से बहुत इंप्रेस हुए थे और उनके रेस्टोरेंट को ग्लोइंग रिव्यू देते हैं। इस तरह से ई और उसके दोस्तों की सारी मेहनत कामयाब रहती है। अगले दिन पेंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि कल के दिन न्यू ईयर था और उस दिन उसे बहुत तरह के बेनिफिट्स मिलते थे और शहर की पूरी स्ट्रीट टेस्टी फूड से भरी होती थी। वो ई को भी उसे ज्वाइन करने को कहता है, पर ई को अपने न्यू ईयर ईव परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस करना था और वो अपने डैड की याद में उन्हें प्राउड कराने के लिए अपनी परफॉर्मेंस को सबसे बेस्ट बनाना चाहती थी, इसलिए वो पेंग को ज्वाइन नहीं कर सकती थी। जिन भी उसे मना कर देता है, क्योंकि वो खुद भी न्यू ईयर ईव के यूथ ड्रैगन डांसर में बेली लीडर बनने वाला था और वो इसके लिए बहुत एक्साइटेड था। इसलिए आखिर में पेंग एवरेस्ट के पास जाता है। एवरेस्ट उसकी बात को तुरंत मान जाता है, क्योंकि वो खुद भी स्ट्रीट्स में निकालकर न्यू ईयर ईव का आनंद लेना चाहता था। वैसे तो एवरेस्ट का स्ट्रीट में घूमना बिल्कुल मना था, पर ई और जिन के गैर मौजूदगी में पेंग उसे चुपके से बाहर ले जाने का तय करता है और वो एवरेस्ट के साथ स्ट्रीट्स में निकल जाता है। और उसके जाने के तुरंत बाद वो सारे मिंटिकॉन्स को भी स्ट्रेंजली कोई क्रिएचर उठा ले जाता है। वही ई न्यू ईयर ईव में परफॉर्म करने से पहले अपना एक्ट अपनी ग्रैंडमा और मॉम को सुनाती है, जिसे सुनकर ग्रैंडमा उसे बताती है कि उसके म्यूजिकल नोट्स अपने डैड से डिविएटेड हैं, इसलिए उसे परफेक्ट करने के लिए ई अपने डैड के ग्रेवयार्ड के पास जाती है, इस उम्मीद में कि शायद वहां से उसे कुछ डिवाइन इंस्पिरेशन मिल सके। अपने डैड के रेस्टिंग प्लेस के पास पहुंचकर वो उनसे सेंटिमेंटल कन्वर्सेशन करती है। वहां जब वो उनके सामने अपना वायलिन प्ले करती है, तो उसे एक साइन मिलता है, जिससे उसे अपने एक्चुअल नोट का पता चल जाता है। ई इसे अपने डैड का संकेत मानकर खुशी खुशी वहां से निकल जाती है, पर वहां से बाहर आते ही एक अननोन किड उसका वायलिन छीनकर भागने लगता है और उससे अपने वायलिन को वापस लेने में उसके वायलिन के स्ट्रिंग्स पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इससे वो बहुत नाराज होती है, पर उसके पास कम टाइम होने के कारण उसे वहां से निकलना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर हम जंगल में मोर्टी को देखते हैं और उसे भी बाकी मैजिकल क्रिएचर्स की तरह कोई अननोन क्रिएचर उठा ले जाता है। इधर स्ट्रीट में जब लोग पेंग को एवरेस्ट के साथ देखते हैं, तो उसे येटी के कॉस्ट्यूम में कोई दूसरा इंसान समझकर सेल्फी लेने लगते हैं। पेंग और एवरेस्ट साथ में बहुत मस्ती करते हैं और जिन अपने ड्रैगन डांस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होता है, पर इस दौरान पेंग को पता नहीं चल पाता और एवरेस्ट कहीं गायब हो जाता है। वो ई और जिन को इस बारे में बता भी नहीं सकता था, इसलिए पैनिक होकर खुद ही उसे पूरे स्ट्रीट में ढूंढने लगता है। इधर ई जब वापस आती है तो अपने वायलिन के टूटे हुए स्ट्रिंग्स को नॉर्मल स्ट्रिंग्स से रिप्लेस कर देती है, पर इससे अब उसका वायलिन मैजिकल नहीं रहा था, क्योंकि उसके वायलिन के पिछले स्ट्रिंग्स एवरेस्ट के मैजिकल हेयर से बने थे। पर यहाँ उसे पता चल जाता है कि पेंग और एवरेस्ट ने उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की थी और वो दोनों यहाँ नहीं थे। पेंग उसके मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं करता, पर इस दौरान बचा हुआ एक मिंटिकॉन ई के बैग में घुस जाता है। इसके बाद ई जिन के पास जाती है और उसे पेंग और एवरेस्ट के बारे में बताती है, इसलिए वो साथ में उन्हें ढूंढने जाते हैं। इधर पेंग को एवरेस्ट को ढूंढने के दौरान उसे वो मिल जाता है। इससे पेंग बहुत खुश होता है और वो जिन और ई के पता चलने से पहले घर वापस चले जाते हैं। इधर ई और जिन को जब पूरे स्ट्रीट्स में पेंग और एवरेस्ट कहीं नजर नहीं आते, तो वो उनका पता लगाने के लिए फेंग के हैबिटेट जाते हैं, ताकि उतनी ऊंचाई से उन्हें उनके बारे में आसानी से पता चल सके। पर वहां जाने पर उन्हें पता चलता है कि फेंग वहां नहीं था। तभी वहां से उन्हें पेंग और एवरेस्ट अपने रूफ पर नजर आते हैं, और उतने में कोई जायंट क्रिएचर एवरेस्ट और पेंग को वहां से उठा ले जाता है
और ई और जिन कुछ कर नहीं पाते, इसलिए वो तुरंत रूफ पर पहुंचते हैं। ई को पता नहीं था कि उसने जिस क्रिएचर को देखा था वो कौन हो सकता है। तभी उसे बुक में उस क्रिएचर की तस्वीर देखकर याद आता है कि उसकी ग्रैंडमा उसे बताया करती थी कि हर साल विंटर के दौरान एक फेरोशियस मॉन्स्टर दूर से शिकार की तलाश में आता है, जिसका नाम नियन था, और वो जानवरों और बच्चों पर भी रहम नहीं करता। इससे वो समझ जाती है कि पेंग और मिंटिकॉन्स को भी वही क्रिएचर उठा ले गया है, जिनको डिवाइस के जरिए पेंग और एवरेस्ट का लोकेशन तो नजर आ रहा था, पर वो उनसे बहुत ज्यादा दूर जा चुके थे और बिना पेंग और एवरेस्ट की मदद के वो इतनी जल्दी वहां पहुंच नहीं सकते थे। इसलिए जिन मिस्टर बर्निश से कांटेक्ट करता है, पर वहां से निकलते समय ग्रैंडमा ई को नियन के लिए डम्पलिंग्स देती है और कहती है कि मैं सब जानती हूँ। ई ये बात सुनकर बहुत सरप्राइज होती है। उतने में वहां मिस्टर बर्निस अपनी कार से पहुंच जाते हैं और ई और जिन वहां से निकल जाते हैं। वो पेंग और एवरेस्ट के लोकेशन को ट्रैक करके उनके पीछे जा रहे होते हैं, पर तभी उन्हें उनके लोकेशन मिलने बंद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहते हैं और ई बुक में बताए गए नियन के हैबिटेट को फॉलो करती है। दूसरी ओर हम पेंग और एवरेस्ट को कैद देखते हैं, जहां उनके साथ बाकी मैजिकल क्रिएचर्स भी कैद होते हैं और वो बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। वहीं अनजाने में मिस्टर बर्निश की कार दलदल में फंस चुकी होती है और ई अपने वायलिन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके मैजिकल फर के नॉर्मल स्ट्रिंग्स से रिप्लेस होने के कारण उसका मैजिक भी खत्म हो चुका था। पर फिर भी ई अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके वहां से निकलने में कामयाब रहती है और बाकी सभी भी बाहर आ जाते हैं। तभी वहां से उन्हें जायंट फुटप्रिंट्स नजर आते हैं, जिन्हें वो नियन के फुटप्रिंट्स समझकर फॉलो करने लगते हैं, पर आगे जाकर वो फुटप्रिंट्स गायब हो जाते हैं। तभी ई के बैग में छुपा हुआ वो मिंटिकॉन बाहर आता है। उसके जरिए उन्हें पता चलता है कि बाकी मिंटिकॉन्स ने अपने रास्ते में स्वीट डस्ट शेड किए थे, जिसका पीछा करते हुए वो उन तक पहुंच सकते थे। दूसरी ओर हम उस फेरोशियस क्रिएचर नियन को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। डर के कारण एवरेस्ट भी अपना मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाता और नियन उसे देखकर उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर चला जाता है। ये देखकर पेंग को बहुत गुस्सा आता है और वो बाकी क्रिएचर्स को मोटिवेट करता है कि हम सबको मिलकर इस मॉन्स्टर का सामना करना होगा। इस पर सभी उसकी बात से एग्री करते हैं। दूसरी ओर जिनको अपने ग्लासेस की मदद से एक सीक्रेट लैच नजर आता है, जिसे फॉलो करने पर वो उस केव तक पहुंच जाते हैं जहां नियन रहता था। जिनको लगता है कि हम इस तरह से नियन के सामने नहीं जा सकते, ये खतरनाक हो सकता है। पर ई के पास ग्रैंड माँ का दिया वो डम्पलिंग्स था, उससे वो नियन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। उसकी खुशबू से नियन उनकी तरफ आ जाता है, पर उसके साथ एवरेस्ट भी होता है। वो सभी नियन को अपने सामने देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं। वहां नियन बहुत गुस्से में होता है और एवरेस्ट के मैजिक से वो शांत हो जाता है। वहां ई को रियलाइज होता है कि नियन कोई बुरा क्रिएचर नहीं है, वो बस अकेला है और बाकी क्रिएचर्स का साथ चाहता है, इसलिए उसने बाकी क्रिएचर्स को किडनैप किया था। और तभी पेंग सबके साथ मिलकर पूरे जोश से नियन पर हमला करने आ जाता है और अनजाने में उसके हाथ में मौजूद फायर क्रैकर से नियन का केव डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे नियन बहुत गुस्से में आ जाता है और एवरेस्ट को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। उसका पीछा करने के लिए ई और उसके साथी भी अलग अलग क्रिएचर्स पर सवार होकर निकल जाते हैं। वहीं हम नियन को देखते हैं, जो एवरेस्ट को लेकर शहर में पहुंचता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। तभी ई और बाकी सभी वहां पहुंच जाते हैं। कोई उसे रोकने की कोशिश करता है, पर नियन की ताकत के आगे उसका कोई मुकाबला नहीं था। वहां मिस्टर बर्निश एक प्लान बनाते हैं और पेंग को किसी तरह नियन को नियरबाई स्कैफोल्डिंग के पास लेकर आने को कहते हैं। तभी ई के कहने पर सारे मिंटिकॉन्स नियन के आईज को कवर कर देते हैं, जिससे वो दिखाई ना देने के कारण एवरेस्ट को छोड़ देता है। एवरेस्ट उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर इस बार इसका कोई फायदा नहीं होता और नियन अपना आपा खो चुका था। वो ई पर अटैक करने के दौरान उसका वायलिन दूर फेंक देता है। तभी सही समय पर मिस्टर बर्निश उस स्कैफोल्डिंग को नियन के ऊपर गिरा देते हैं, पर वो वापस उठ खड़ा होता है। तब उसका सामना करने के लिए ई की मॉम और ग्रैंडमा वहां आती हैं। वो बहादुरी से नियन का सामना करने के लिए तैयार थे, पर ई को एक आइडिया आता है और वो वहां अपना वायलिन प्ले करने लगती है और पावर ऑफ म्यूजिक को एग्जिबिट करती है। उसके म्यूजिक के मैजिकल धुन के नियन के बॉडी में फ्लो होने से उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो शांत होकर वहीं बैठ जाता है। जिन और बाकी सभी भी ये देखकर हैरान थे कि ई ने अपने नॉन मैजिकल वायलिन के साथ भी नियन को शांत कैसे किया, पर ई को भी इसका कोई अनुमान नहीं था। यहां सभी को समझ आ जाता है कि ई सही थी। नियन वाकई में कोई बुरा क्रिएचर नहीं है। सालों के अंतराल के बाद लोगों ने बस उसके बारे में गलत धारणाएं बना ली हैं। तभी नियन थककर वहीं गिर जाता है। ई और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि फिलहाल नियन को केयर की जरूरत है, इसलिए वो उसे भी अपने बाकी मैजिकल क्रिएचर्स के साथ रखने का फैसला करते हैं। उतने में नियन को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सभी के सामने वो मैजिकल क्रिएचर्स एक्सपोज हो जाते हैं। वो सभी उन्हें अपने सामने देखकर सरप्राइज थे और इसी के साथ ये कहानी यही एंड हो जाती है।